Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 10 of your history book, that is Colonialism and Countryside, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे ऑफिशियल आर्काइव्स को। इसी का आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इनकेस आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। Okay, so starting off with our today's topic is the hoe and the plow, यानी कि हम देखेंगे कि the hoe and the plow। अब सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। What is the meaning of hoe? अब hoe क्या होता है? एक टूल होता है जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, जिसको जनरली हिंदी में हम फावड़ा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको hoe कहा जाता है, जो कि प्लोइंग के काम आता है। एंड द नेक्स्ट इज प्लो। प्लो यानी कि हल। हल यानी कि ये भी एक एग्रीकल्चरल टूल है जिसको इंग्लिश में प्लो कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि द हो एंड द प्लो, अब इनका क्या रोल था, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा था वो हम देखने वाले हैं। व्हाट चेंजेस वर बीइंग मेड इन एग्रीकल्चर, ये अब हम पढ़ेंगे। किस टाइम पीरियड में? 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो बुचनन थे उन्होंने काफी ज्यादा ट्रैवल किया। अब बुचनन कौन थे? एक ट्रैवलर थे, ठीक है। और वो कहाँ गए? राजमहल हिल्स में गए, ठीक है। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, अब बुचनन ने जो भी ऑब्जर्व किया वो रिकॉर्ड वो करते चले गए। तो जो भी उनके डिस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें राजमहल हिल्स के बारे में क्या पता चलता है? द हिल्स अपीयर्ड इम्पेनिट्रेबल, अ जोन वेयर अ फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, यानी कि वो हिल्स कैसे थे? इम्पेनिट्रेबल, यानी कि वहां पे ज्यादा ट्रैवलर्स अब तक आए नहीं थे। इट वॉज एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर, लेकिन उसी के साथ साथ इस ये एरिया जो था ये क्या सिग्निफाई करता था? डेंजर, यहाँ पे खतरा भी बहुत ज्यादा होता था। Wherever he went, जहां पे भी बुचनन गए, people were hostile, apprehensive of officials and unwilling to talk to them, यानी कि जहां पे भी बुचनन गए वहां पे उसने कॉमन फियर लोगों में ऑब्जर्व किया। वो कॉमन फियर क्या था? द फियर ऑफ वाइट मैन, यानी कि बुचनन ने ऑब्जर्व किया कि ये सब बहुत ज्यादा डरने लगे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा डरना स्टार्ट हो गए थे। कौन? कल्टीवेटर्स, फार्मर्स बहुत ज्यादा डरना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। तो बुचनन ने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन करी कि जहां पे भी जो लोग थे, कॉमन पीपल थे, वो व्हाइट मैन को देख रहे थे तो वो उनसे बात नहीं करते थे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे और काफी उनको सस्पिशन की नजरों से देखते थे। Buchanan's journal gives us a tantalizing glimpse of these hill folk. Tantalizing मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, एक हमें ग्लिम्स, एक झलक मिलती है किसके बारे में? हिल फोक के बारे में। हिल फोक यानी कि जो वहां के कॉमन पीपल थे इन द अर्ली 19th सेंचुरी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे व्हाई वर दे सो एप्रीहेंसिव ऑफ बुचनन्स विजिट। जैसे मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे कि वो इतना डरे हुए क्यों थे। व्हाई वर दे सो अफ्रेड ऑफ बुचनन्स विजिट। एप्रीहेंसिव यानी कि इतना ज्यादा वो शक से क्यों देख रहे थे, इतना ज्यादा डरे हुए वो क्यों थे बुचनन की विजिट से। बुचनन्स जर्नल्स गिव्स अस अ टैंटलाइजिंग ग्लिम्स। टैंटलाइजिंग यानी कि काफी टेम्पटिंग, हमको एक ग्लिम्स, जैसे मैंने बताया, एक झलक मिलती है हिल फोक के बारे में। His journals was written as a diary of places he visited. उसने अपने जर्नल को डायरी की फॉर्म में लिखा और उन सब में क्या डिस्क्राइब किया? उन सभी जगहों के बारे में जहां पे भी वो गया। People he encountered, जिन भी लोगों से वो मिला और जो जो प्रैक्टिसेस उसने देखी। It tells us about a moment in time but not about the longer history of people and places, यानी कि बेसिकली मोमेंट इन टाइम के हिसाब से वो लिखी गई है कि जो वो देख रहा था वही वो रिकॉर्ड कर रहा था। ना ज्यादा उसने हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी, ना ज्यादा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। इफ वी लुक एट द लेट 18th सेंचुरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अब अगर हम 18th सेंचुरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखें तो हमें पता लगता है दैट दीज हिल फोक वर नोन एज पहाड़ियास। वहां से हमें क्या पता लगता है कि ये जो हिल फोक थे तो इनको क्या कह के बुलाया जाता था? पहाड़ियास कह के इनको बुलाते थे। They lived around the राजमहल हिल्स। अब ये जो लोग थे राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे और इनको पहाड़िया कह के बुलाया जाता था। और ये क्या प्रैक्टिस करते थे? सब्सिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि ये अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करते थे, अपने आप को जिंदा कैसे रखते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी ये करते थे वो सभी ये कंज्यूम करते थे। एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इनका कल्टीवेशन कैसा था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये प्रैक्टिस करते थे, एक जगह से दूसरी जगह
शिफ्ट होके ये क्या करते रहते थे, कल्टीवेशन करते रहते थे, लैंड को चेंज करते रहते थे। दे क्लियर्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। अब ये क्या करते थे, जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर देते थे, उसके पैचेस क्लियर कर देते थे और वहां पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते थे। द पहाड़ियाज ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन। बहुत सारे इन्होंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी पल्सेस और मिलेट्स को इन्होंने ग्रो किया। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज। इन्होंने होज से धीरे धीरे ग्राउंड को स्क्रैच करना स्टार्ट किया। कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स। कल्टीवेशन करी कुछ साल उस लैंड पे। देन लेफ्ट इट फैलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी। और फिर उसके बाद ये उस लैंड को वैसे ही छोड़ के चले जाते थे कुछ टाइम के लिए, ताकि जो लैंड है वो फिर से अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके एंड मूव टू अ न्यू एरिया। यही क्या कहा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को कहा गया है। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ। अब फॉरेस्ट से क्या कलेक्ट करते थे, महुआ। महुआ क्या था, एक टिपिकल काइंड ऑफ फ्लावर था। फॉर फूड सिल्क cocoons and resin for sale and wood for charcoal production। यानी कि क्या क्या चीजें कलेक्ट करते थे, महुआ एक जो फ्लावर था जिससे फूड बनाते थे, सिल्क cocoons कलेक्ट करते थे, रेजिन कलेक्ट करते थे सेल के लिए और वुड कलेक्ट करते थे चारकोल प्रोडक्शन के लिए। The life of Pahadiyas as hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers। अब इनके कितने सारे रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर इनको कहा गया है, फूड गैदरर इनको कहा गया है, चारकोल प्रोड्यूसर कहा गया है और सिल्कवर्म रेयरर भी इनको कहा गया है। और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इंटीमेटली कनेक्टेड थी, बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड थी, किसके साथ, फॉरेस्ट के साथ। दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन एज देयर लैंड। पूरे रीजन को ये अपना खुद का लैंड मानते थे। द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनकी एक पहचान बन चुका था क्या, वो फॉरेस्ट एरिया, एज वेल एज सर्वाइवल एज दे रेजिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसी आउटसाइडर का इंट्रूजन यहाँ पे बिल्कुल भी क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं करते थे। इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई बाहर का पर्सन आके हमारे एरिया में एंटर करे। इसीलिए जब बुचनन गए तो इनको वो क्या लगे, जो पहाड़ियाज थे उन्होंने उनको एक सस्पिशन की नजर से देखा। जमींदार्स ऑन द प्लेन्स had to often purchase peace by paying a regular tribute to the hill chiefs। अब जो जमींदार थे वो भी एक रेगुलर ट्रिब्यूट देते थे, किनको, इन हिल चीफ्स को। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव अ स्मॉल अमाउंट टू द हिल फोक। ट्रेडर्स भी इनको छोटा सा एक अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मनी देते थे इन हिल फोक को। किस लिए, फॉर परमिशन टू यूज द पासेस कंट्रोल्ड बाय देम, यानी कि ताकि वो उन रस्तों को यूज कर सके जो कि हिल चीफ्स के अंडर आते थे। Once the toll was paid, एक बार ये जो पेमेंट है ये कर दी जाती थी, the पहाड़िया chiefs protected the traders। फिर पहाड़ियाज उनको in return प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, ensuring that their goods were not plundered by anyone। और ये इंश्योर करते थे कि कोई आउटसाइडर जो भी आया है और जिन्होंने उनको पेमेंट दी है उनके साथ कोई कुछ गलत ना हो, प्लस उनको कोई उनके जो बिलोंगिंग्स हैं उनको कोई चुरा ना ले या फिर प्लंडर ना हो जाए उनके बिलोंगिंग्स। अब बात करेंगे ब्रिटिशर्स एंड द राजमहल हिल्स। अब ब्रिटिशर्स का क्या कनेक्शन था राजमहल हिल्स के साथ, वो क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थे इनमें। द ब्रिटिश एनकरेज फॉरेस्ट क्लियरेंस। अब ब्रिटिशर्स ने इस फॉरेस्ट क्लियरेंस को एनकरेज किया कि हाँ आप फॉरेस्ट को क्लियर करो। क्यों किया, क्योंकि वो वहां पे कल्टीवेशन करना चाहते थे, किनकी, कैश क्रॉप्स की। The जमींदार्स एंड द जोतेदार्स टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड। यानी कि जमींदार्स और जो जोतेदार्स थे उन्होंने अनकल्टिवेटेड लैंड पे राइस उगाना स्टार्ट कर दिया था। टू ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी टू एनलार्ज द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, लैंड रेवेन्यू आएगा। प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट, और जैसे मैंने बताया उसके अलावा वो क्या चाहते थे, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस हो ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। एंड एस्टैब्लिश द बेसिस ऑफ अ सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी, और एक ऑर्डर्ड सोसाइटी भी सेटअप कर सके। दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद द वाइल्डनेस। इसके अलावा फॉरेस्ट क्या मान जाते थे, इट वॉज सीन एज a place of wildness and saw forest people as savage। और क्या मानते थे कि फॉरेस्ट पीपल क्या है, savage हैं। savage मतलब काफी वायलेंट है, अनरूली यानी कि
बिल्कुल बेधड़क हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इन लोगों को गवर्न करना, फॉरेस्ट पीपल को गवर्न करना। सो दे फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड, इसलिए उनको लगा कि फॉरेस्ट को अब हमें क्लियर करना पड़ेगा। सेटल्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड फॉरेस्ट पीपल टेम्ड, civilized and persuaded to give up hunting and take to plow agriculture। और उनको क्या लगा कि जितने भी अब ये जो लोग हैं इनसे क्या स्टार्ट करानी पड़ेगी, हमें प्लो एग्रीकल्चर स्टार्ट करवानी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, एज सेटल एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड, धीरे धीरे सेटल एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था। द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड, तो भाई जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था तो फॉरेस्ट एरिया तो धीरे धीरे कम होगा ही, क्योंकि फॉरेस्ट को कट डाउन करके ही तो उस एरिया को एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा था। दिस शार्पन्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, हिल फोक का जो सोर्स ऑफ सर्वाइवल था वो था फॉरेस्ट, और धीरे धीरे उसी को कट डाउन करके उसको कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से हिल फोक के अंदर रिसेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एंड सेटल्ड कल्टीवेटर्स, यानी कि हिल फोक और सेटल्ड कल्टीवेटर्स के बीच में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। द फॉर्मर बिगैन टू रेड सेटल्ड विलेजेस, हिल फोक ने जितने भी सेटल्ड विलेजेस थे उनमें रेड करनी स्टार्ट कर दी विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी, कैरिंग अवे फूड ग्रेन्स एंड कैटल। हिल फोक क्या करते थे, जितने भी कल्टीवेटर्स होते थे उनका जो सामान है वो चुरा लेते थे, उनके फूड ग्रेन्स, उनकी जो कैटल होती थी यानी कि उनके जितने भी एनिमल्स वो पाल के रखते थे उनको भी चुरा के ले जाते थे। एक्सपैस्टरेटेड कॉलोनियल ऑफिशियल्स, एक्सपैस्टरेटेड मतलब एंग्री, इस चीज से, इस एक्ट को देख के बहुत ज्यादा एनरेज हो गए थे कौन, कॉलोनियल ऑफिशियल्स। ट्राइड डेस्परेटली टू कंट्रोल द सबड्यू ऑफ द पहाड़ियाज, उन्होंने पहाड़ियाज की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, बट दे फाउंड द टास्क डिफिकल्ट, बट उनको इस चीज में बहुत मुश्किल आई। इन द 1770s, अब 70s का टाइम पीरियड की बात करी गई है, द ब्रिटिश embarked on a brutal policy of extermination, hunting पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग देम। अब वो पहाड़ियाज से इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कौन, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कि उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे कि अब हम पहाड़ियाज को हंट डाउन करेंगे और उनको किल कर देंगे, उनको मार देंगे। They were expected to maintain order in their localities and discipline their own people। अब वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपने लोगों का ध्यान रखें। Many पहाड़िया chiefs refused the allowances, बहुत सारे पहाड़िया chiefs ने allowances देने से मना कर दिया। Those who accepted most often lost authority within the community, यानी कि जो पहाड़िया chief एक्सेप्ट कर लेता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से अलाउंस, वो अपनी जो कम्युनिटी है उसमें रिस्पेक्ट खो देता था। Being in the pay of colonial government, they came to be perceived as subordinate employees of स्टिपेंडरी चीफ्स, यानी कि वो ये मानते थे कि अगर हम उनसे पैसे लेने लगेंगे तो एक तरीके से हम क्या हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे। पहाड़िया चीफ्स को लगता था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं दबना है। स्टिपेंडरी चीफ्स मतलब हम उनके क्या हो जाएंगे, एक तरीके से पेड एम्प्लॉय की तरह हो जाएंगे। सो व्हेन बुचनन ट्रैवल्ड थ्रू द रीजन इन द विंटर इन 1810 to 11, द पहाड़ियाज नेचुरली व्यूड हिम विद सस्पिशन। इसलिए जब बुचनन आया तो उनको लगा कि शायद ये पर्सन फॉरेनर है, तो ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की उसमें रेजिमेंट में होगा और ये भी हमको परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको सस्पेशन और डिस्ट्रस्ट के साथ देखा गया। एवरी व्हाइट मैन अपीयर्ड टू रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ, यानी कि पहाड़ियाज को हर व्हाइट मैन कैसा लगने लगा, एक ऐसा पर्सन जो कि उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जो कि उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल को छीनना चाहता है। स्नैचिंग अवे देयर कंट्रोल ओवर देयर फॉरेस्ट, और हर पर्सन को उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हर पर्सन उनको सस्पिशियस लगने लगा जो पर्सन उनका फॉरेस्ट या लैंड छीनने के लिए आया है। संथल्स वर पोरिंग इनटू द एरिया, धीरे धीरे संथल्स भी आने लगे, फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे और टिम्बर वहां से ले जाने लगे, धीरे धीरे फ्लो करने लगे उस लैंड को और वहां पे राइस और कॉटन उगाने लगे। एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय संथल सेटलर्स, लोअर हिल्स पे संथल जाके सेटल हो गए। द पहाड़ियाज रिसीटेड डीपर इनटू द राजमहल, और इसकी वजह से क्या हुआ,
जो पहाड़ियाज थे वो और उनको अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर और ज्यादा जाना पड़ा और अपना जो लैंड था वो धीरे धीरे लूज करते जा रहे थे। इफ पहाड़िया लाइफ वाज सिंबलाइज्ड एज हो, पहाड़िया लाइफ को क्या कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहाड़िया लाइफ हैज बीन सिंबलाइज्ड एज हो विच दे यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जैसे मैंने बताया यूज होता था। तो सेटलर्स, जो भी आउटसाइडर्स आ रहे थे, जो भी सेटलर्स आ रहे थे, उनको कैसे व्यू किया गया है, प्लो की तरह, यानी कि रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द प्लो, जो कि उनको वहां से मूव कर रहे थे। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वाज अ लॉन्ग वन, और ये जो बैटल था बिटवीन द हो एंड द प्लो, हो किसके लिए यूज किया गया है, पहाड़ियाज के लिए, और प्लो किसके लिए यूज किया गया है, जो कि आउटसाइडर्स वहां पे उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने आ रहे थे उनके लिए। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संथल्स के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।